Hello everyone, welcome again to the Comet Learning and क्वेश्चन नंबर 6 हमें अभी करना है जो कि बैलेंस शीट के ऊपर है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, बट इसके पहले हम आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 करते वक्त हमसे एक जरा सी मिस्टेक हुई है, सॉरी फॉर दैट। आपको उसको करेक्ट कर लेना है। मैंने यूट्यूब के जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में करेक्शन लिखा है। हमने वहाँ पे फास्ट के चक्कर में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि कमीशन का जो कैलकुलेशन किए है उसमें हमें जो ऐड करना था उसको लेस कर दिया, जो लेस करना था उसको ऐड कर दिया, जिसके कारण 10,000 का डिफरेंस आ गया है। मतलब कमीशन का एक्सपेंस हमने लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में 1,05,000 रुपये बता दिया था, जो कि हमें 95,000 ही बताना था। तो वो हमसे एक मिस्टेक हुई बेटा, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी, और आप कृपया करके उसे करेक्ट कर लेंगे। देखिए कमीशन ये जो था 1,00,000 में हमने 10,000 ऐड कर दिया था और 5,000 कमीशन एक्सपेंस होता है। और जब हमने सीड किया है ना तो हमें पैसा मिलता है, तो मिलता है तो एक्सपेंस से कम हो जाएगा। और हमने एक्सेप्ट किया है कमीशन, तो हम बिजनेस री इंश्योरेंस यदि हमने एक्सेप्ट किया है तो हम कमीशन देते हैं। तो एक्चुअली 5,000 ऐड होना चाहिए, 10,000 लेस होना चाहिए। मैंने उल्टा कर दिया था, 10,000 ऐड कर दिया, 5,000 लेस कर दिया। तो कमीशन 10,000 से बेसिकली कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट 10,000 से बढ़ जाएगा। इतना करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज़। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये बैलेंस शीट बनाना है हमें 31 मार्च 2024 को आशीर्वाद इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का। चलिए बैलेंस शीट बनाना है, तो मैंने अगेन बताया था कि आपको शेड्यूल याद करने हैं। शेड्यूल याद करने कैसे सर? तो रेवेन्यू अकाउंट की जो शेड्यूल से बेटा, रेवेन्यू अकाउंट की शेड्यूल में 1 2 3 4 यहाँ तक की शेड्यूल थी, और इसके बाद वाला 5 से लेकर 15, मतलब बैलेंस शीट में टोटल शेड्यूल 15 है, सॉरी 11 शेड्यूल है बैलेंस शीट में। तो हम बैलेंस शीट की फॉर्मेट बनाते हैं पहले, फिर हम क्वेश्चन भी रीड करेंगे। आप साथ साथ में बैलेंस शीट बना सकते हो मेरा फॉर्मेट, क्योंकि क्वेश्चन तभी होगा जब फॉर्मेट बनेगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट। आपको फिर से बता दिए क्वेश्चन नंबर 6 है बैलेंस शीट। ये फॉर्म BS रहता है, ठीक है। फॉर्म BS, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। किसका है? तो आशीर्वाद इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और यहाँ ईयर हम कॉलम बनाते वक्त लिख देंगे, और ऊपर से ले लेते, जगह ऑलरेडी कम रहता है। ये हो गया हमारा फॉर्मेट तैयार। तो ये रहेगा शेड्यूल, और ये रहेगा 31 मार्च 2024 का डेटा, रुपीज, है ना। ईयर 31 मार्च 2024 है। तो एक एक आइटम देखते जाते हैं और उसकी मतलब भी समझते जाते हैं, और साथ में शेड्यूल भी बनाते जाते हैं। तो सबसे पहले चलिए शेड्यूल में यदि लिखना चालू करें हम, तो पहले तो रहता है बेटा सोर्सेस ऑफ फंड, कि पैसा कहाँ से आया, सोर्सेस ऑफ फंड। इसमें जो पहला आइटम है वो है शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तीसरा रहता है बोरोइंग्स, एक और रहता है फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट, बट यहाँ अप्लीकेबल नहीं है, इसके पहले आप लिख सकते हो फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट। तो ये हो जाता है शेड्यूल नंबर 5 6, और ये हो जाएगा 7। बस इसका ही टोटल कर लेना होता है, यही बस टोटल रहता है। उसके बाद रहता है बेटा एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में पहला रहता है इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट करके रखती है, जब तक इन्वेस्ट नहीं करेगी कमाएगी कैसे? इसका शेड्यूल नंबर रहेगा 8। दूसरा रहेगा लोन। लोन देती है इंश्योरेंस कंपनी, बहुत पैसा रहता है उनके पास। उसके बाद फिक्स्ड एसेट यदि कुछ है तो हम उसका लिख लेते हैं, ये हम शेड्यूल नंबर 10 बनाएंगे। फिर आता है करंट असेट्स। करंट असेट में दो चीज रहेगा,
एक रहेगा हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस, जिसके लिए हम बनाएंगे शेड्यूल नंबर 11। दूसरा रहेगा एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स। किसी को यदि शॉर्ट टर्म एडवांस वगैरह देके रखा है तो वो यहाँ आएगा, इसको ये रहेगा शेड्यूल नंबर 12। यस मैंने भी याद करके रखा है, आपको भी याद करना है, कुछ बड़ी बात नहीं। देन इसके बाद शेड्यूल नंबर 5 रहेगा। यहाँ थोड़ा जगह छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ हमें टोटल लिखना पड़ेगा, एक सब टोटल। फिर इसके आगे यहाँ कंटिन्यू कर लेता हूँ मैं बच्चों, फिर से यही फॉर्मेट बना देता हूँ। ये कंटिन्यू है, बैलेंस शीट जो है हमारा कंटिन्यू हो रहा है। फिर इसके बाद रहेगा पांचवा जो आइटम बोलेंगे वो रहेगा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का शेड्यूल नंबर रहता है 13। उसके बाद प्रोविजन रहता है, इसका रहता है 14 शेड्यूल नंबर। फिर इसका जो टोटल आता है, ये जो टोटल आएगा इन 8 9 10 11 12 का टोटल में से इन दोनों का टोटल जो रहता है माइनस करते हैं। बेसिकली ये दोनों फिगर माइनस होने वाला रहेगा जब भी हम लिखेंगे, और फिर ये जो वैल्यू आएगा वो लिख देंगे। फिर उसके बाद एक लास्ट रहता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ये कुछ है तो ये शेड्यूल नंबर 15 में हम इसको लिखते हैं, ठीक है। वो यहाँ आएगा और फाइनली आ जाएगा इसका टोटल, बैलेंस शीट के एप्लीकेशन का टोटल। तो ये टोटल और वो टोटल मैच होना चाहिए। तो इतने सारे शेड्यूल। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखना है, पेपर में भी आप ऐसा कर सकते हो कि जो आइटम, जो चीज़ में एक से ज़्यादा आइटम है उसी का शेड्यूल बनाएंगे। मतलब कोई सिंगल आइटम है तो उसका हम शेड्यूल बनाने वाले नहीं है। आप पेपर में भी उसको स्किप कर सकते हो। तो ध्यान दो, यहाँ शेयर कैपिटल 15 लाख, तो शेयर कैपिटल के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो ये सिंगल आइटम है, इसके लिए हम अलग से शेड्यूल बनाएंगे नहीं। तो सर नंबरिंग तो दी है, यस नंबरिंग दे के रखो, आप वैल्यू सीधा 15 लाख यहाँ लिख देंगे, समझ रहे हो। आपको कुछ करना नहीं है, बस 15 लाख सीधा वैल्यू लिख देना शेयर कैपिटल का जो यहाँ से लिया हमने। गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट में और कुछ है क्या, देख लो। प्रीमाइसेस इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये फिक्स असेट होता है। फर्नीचर भी फिक्स असेट है। ड्यू टू अदर इंश्योरर्स, मतलब हमें पैसा देना है, तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी है। ये हमारी क्या है? करंट लाइबिलिटी, हम पैसा चुकाएंगे। जनरल रिजर्व, ये रिजर्व सरप्लस में जाएगा। प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये रिजर्व सरप्लस का हिस्सा है। एडिशनल रिजर्व, ये प्रोविजन में जाता है। कैश एट बैंक, कैश एंड बैंक बैलेंस में जाएगा। वैसे ये क्लेम आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीमियम आउटस्टैंडिंग हो गया, टैक्सेशन रिजर्व प्रोविजन में जाता है। डिप्रिसिएट करना है फर्नीचर और प्रीमाइसेस को, और ये अनएक्सपायर्ड रिस्क फंड का बैलेंस है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को फर्क है ही नहीं बेसिकली। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी डायरेक्ट हम इन्वेस्टमेंट में लिख देंगे, उसका शेड्यूल नहीं बनाएंगे। ब्रैकेट में आप हर जगह यहाँ लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ है तो यहाँ लिख, आप आपके पास तो जगह रहेगा पेपर में, आप उसके नीचे भी लिख सकते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसकी वैल्यू जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि एक ही है करके हम नहीं बना रहे। यदि दूसरा रहता तो हम बनाते थे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी 52,50,000 है, ठीक है। प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस 25 लाख हो गया। फर्नीचर 2.5 लाख हो गया। लिखेंगे प्रीमाइसेस 25 लाख लिख देते हैं, लेकिन इसमें डिप्रिशिएशन है तो, और फिक्स असेट का एक अलग से शेड्यूल बना लेते हैं। तो देखो ये 6वां शेड्यूल बनने वाला है। 7वां कुछ है क्या, देख लो। बोरोइंग कुछ है क्या, नहीं है। तो बोरोइंग में तो कुछ है ही नहीं, तो बोरोइंग तो ब्लैंक रहने वाला है। और रिजर्व सरप्लस रहेगा, तो ये शेड्यूल हम बना लेंगे। शेड्यूल नंबर 6 जो है हम बना लेते हैं पहले ही। रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये जब रहेगा तब लिखेंगे। चलो जो जो अप्लीकेबल है सारे हम शेड्यूल पहले बना लेते बच्चों। रिजर्व सर बोरोइंग बनाना नहीं है, इन्वेस्टमेंट बनाना नहीं है, लोन
है ही नहीं तो शायद आएगा ही नहीं, लोन है ही नहीं। फिक्स असेट का शेड्यूल बनाएंगे। कैश बैंक का शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं, सिंगल आइटम है। एडवांसेस और अदर असेट का शेड्यूल बनाएंगे। करंट लायबिलिटी का शेड्यूल भी बनाएंगे और प्रोविजन का शेड्यूल भी बनाएंगे। तो बेसिकली शेड्यूल किसका नहीं बनने वाला है, तो कैश एंड बैंक बैलेंस का नहीं बनाने वाले हैं हम। तो लाइन से चलो, लोन का बनाने वाले हैं कि नहीं, फिक्स असेट का बनाने वाले, तो शेड्यूल नंबर 10 बनेगा इसके बाद। तो जैसे यहाँ हम बना लेंगे शेड्यूल नंबर 10, फिक्स्ड असेट्स। उसके बाद देखो कौन सा शेड्यूल बनाना है। फिक्स असेट के बाद कैश एंड बैंक बैलेंस में सिंगल आइटम है, इसलिए हम नहीं बनाएंगे। एडवांस और अदर करंट मतलब 12 13 14 तीनों ही बनाना है, तो एडवांस एंड अदर करंट असेट का बना लेते हैं। एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स इधर बना लेते हैं। एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स, ठीक है। इसका एक शेड्यूल रहेगा और एक रहेगा फिर शेड्यूल नंबर 12 जो है, ये रहेगा करंट लायबिलिटीज। और एक और शेड्यूल बनेगा लास्ट, शेड्यूल नंबर 13, सॉरी ये देखो 12 13, वो 13 है, ये 14 है। ये 10 है, 11 बनाया नहीं ना अपन ने, ये 12 है, ये 13 है। और अभी जो बनेगा शेड्यूल 14 है। ये जो शेड्यूल रहेगा वो है प्रोविजंस का। अब जो कौन सा आइटम कहाँ कहाँ लिख रहा है वो ध्यान देना है। प्रीमाइसेस और फर्नीचर में देखो बेटा डिप्रिसिएशन है इसमें, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना है। जैसे क्लेम आउटस्टैंडिंग है, क्लेम आउटस्टैंडिंग है मतलब ये लोगों ने क्लेम किया है पर हमने पैसा अभी तक दिया नहीं है, तो क्लेम आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा, करंट लायबिलिटी में जाएगा। कहाँ जाएगा, करंट लायबिलिटी में क्लेम आउटस्टैंडिंग जाएगा। वैसे ही प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमें ये पैसा लेना बाकी है, पैसा लेना बाकी है, तो ये एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट में जाएगा, क्योंकि हमारा ये एसेट है, हम पैसा लेना बाकी है। टैक्सेशन रिजर्व ये प्रोविजन में चला जाएगा, हमें 1.5 लाख का टैक्सेशन रिजर्व में करना है। फर्नीचर को डिप्रिसिएट करना है तो सीधा सीधा बस फर्नीचर से माइनस करोगे आप, डिप्रिसिएशन को कहीं और नहीं लिखना है, सिर्फ बैलेंस शीट बनाने बोला है। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फंड रहता है ना, ये रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क बोलते हैं इसको, तो ये आपको सीधा प्रोविजन में लिखना होता है। कहाँ लिखते हैं, प्रोविजन में। सर बोले हमें कैसा पता चलेगा, ऐसे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा, तो आपको याद करना पड़ेगा ये सब चीज़ें। तो चलिए प्रीमाइसेस और फर्नीचर लिख देते हैं फिक्स असेट में। एक लाइन जगह छोड़ देंगे डिप्रिसिएशन के लिए। प्रीमाइसेस है बच्चों 25 लाख और फर्नीचर है 2.5 लाख। अभी लिख देते हैं डिप्रिसिएशन का पॉइंट जब कवर करेंगे तब देखते हैं। ड्यू टू अदर इंश्योरर्स मतलब ये पैसा हमें देना बाकी है 1,75,000, इसको करंट लाइबिलिटी में लिख दो। 1,75,000 करंट लाइबिलिटी में। कितना अमाउंट है, 1,75,000। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन दोनों रिजर्व सरप्लस में लिख देंगे, 2.5 लाख और 40,000। ये दोनों लिख दिया मैंने, 2.5 लाख और 40,000 रुपये लिखा है। उसके बाद एडिशनल रिजर्व ये प्रोविजन में चला जाता है, 5,62,500। ये जो हमने प्रोविजन बनाया है ना, प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, कहाँ गया भाई, इधर है, यहाँ लिखेंगे एडिशनल रिजर्व। इसकी वैल्यू देख लेते हैं, 5,62,500।
नेक्स्ट दे कैश एट बैंक, तो सीधा आप कैश एंड बैंक बैलेंस में लिख दो 5,15,000। यहाँ पे कैश एंड बैंक बैलेंस में 5,15,000, कुछ और करना ही नहीं है। क्लेम आउटस्टैंडिंग, ये हमारी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे। फायर का 1,25,000 है, मरीन का 1,25,000, दोनों का 1,25,000 है। करंट लाइबिलिटी इधर है, यहाँ लिखेंगे क्लेम आउटस्टैंडिंग। इसमें आप फायर का लिख दो और मरीन का लिख दो, दोनों 1,25,000 है, टोटल हो जाएगा 2.5 लाख। ठीक है, फिर क्लेम आउटस्टैंडिंग करंट लाइबिलिटी, हमें पैसा ये देना है। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, प्रीमियम हमें लेना रहता है, तो ये लेना है। फायर का 1 लाख है, मरीन का 75,000 है, तो ये हमारा एडवांसेस एंड अदर करंट असेट में आएगा। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, फायर और मरीन, तो देख लेते फिर से। फायर का 1 लाख, मरीन का 75,000 है। और कुछ रहेगा तो ऐड कर लेंगे। टैक्सेशन रिजर्व 1,50,000, तो ये रिजर्व से प्रोविजन में लिखते हैं। टैक्सेशन रिजर्व, रिजर्व सरप्लस में मत लिखना, ये प्रोविजन है। टैक्सेशन मतलब गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है हमें, प्रोविजन में जाएगा। टैक्सेशन रिजर्व्स, ये रहेगा 1,50,000। फिर है फर्नीचर को डिप्रिसिएट करो 5% और प्रीमाइज को डिप्रिसिएट करो 10%। तो हमने फिक्स असेट बनाया है, ये प्रीमाइज को 10% से डिप्रिसिएट करना है और फर्नीचर को 5% से। इसका 10% हो जाएगा 2.5 लाख, और इसका 10% 5% हो जाएगा 12,500। समझ में आ रहा है? माइनस कर लेंगे, डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया। फिर है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फंड। फायर मतलब ये रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क रहता है, तो फायर फंड रहेगा 17,50,000, मरीन फंड है 37,50,000, लिख देते हैं। ये प्रोविजन का इधर है, फायर फंड और मरीन फंड। सत्रह 50, 37,50। इसका टोटल कर लेंगे, बस इतना ही है, कुछ छूटा नहीं। अब इसको हमें एक एक का टोटल करते जाना है, वैल्यू लिखते जाना है। तो रिजर्व सरप्लस का टोटल कितना हो गया? 2,90,000, और ये आप यहाँ लिख देंगे 2,90,000 रिजर्व सरप्लस में। फिर देखो फिक्स असेट है, फिक्स असेट का टोटल ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 22,50,000, 2.5 लाख रुपये माइनस हो गया, और ये हो जाएगा बच्चों 2,37,500। कैलकुलेटर ले लेता हूँ मैं, गलत ना हो जाए, लास्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी गलत हो गया। 22,50,000 प्लस 2,37,500, बेटा ये हो गया 24,87,500। 24,87,500 ये यहाँ लिखेंगे, 24,87,500। फिर ये एडवांस और अदर करंट असेट में एक ही फिगर है, 1,75,000 का ही है, ये चला जाएगा 1,75,000 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो करंट लायबिलिटी का ये टोटल कर लेंगे, तो 1,75,000 प्लस 2.5 लाख, ये हो जाएगा 4,25,000। 4,25,000, तो ये बच्चों यहाँ लिख देंगे 4,25,000, और ये माइनस होता है, हाँ ऊपर नहीं लिखाते उसको लायबिलिटी में। फिर ये इसका टोटल कर लेंगे, 5,62,500 प्लस 1,50,000
प्लस 17,50,000 प्लस 37,50,000, ये हो जाता है 62,12,500, 62,12,500। तो यहाँ लिखेंगे 62,12,500। अब ध्यान दो, इनके टोटल में से ये वाला माइनस होगा। तो देखो 52,50,000 प्लस 24,87,500 प्लस 5,15,000 प्लस 1,75,000, ये टोटल कितना हो गया बेटा? 84,27,500। अब इसमें से ये दोनों फिगर माइनस हो जाए, तो ये माइनस हो जाएगा 4,25,000, और इसमें से माइनस होगा 62,12,500, तो ये हो गया 17,90,000। ठीक है, और ये भी हो गया 17,90,000। ऐसा इसका कैलकुलेशन है। ये क्वेश्चन, ये उसका आंसर, इसमें कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ लेंगे। ये इसका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इसका टोटल ये नहीं कि यहाँ कुछ नहीं है तो यही टोटल यहाँ आ जाएगा 17,90,000। थोड़ा अलग रहता है। शेयर कैपिटल तो आप पहले भी देखे हो, तो जब सरप्लस में लिखना, बोरोइंग्स नहीं है इस क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी था वही लिख दिया हमने। फिक्स्ड असेट्स था, डिप्रिसिएशन माइनस किए हमने फिक्स असेट से, और करंट असेट है, कैश एंड बैंक बैलेंस है। कैश एंड बैंक बैलेंस में सिंगल आइटम था इसलिए इसका शेड्यूल नहीं बनाया हमने। एडवांस और अदर करंट असेट में भी सिंगल ही था ऑलमोस्ट, पर ठीक है उसका भी असेट बनाने, उसका अपने को ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं बनाए रहते तो भी डायरेक्ट भी लिखे तो चलता है, यहाँ पे सीधा लिख देते थे प्रीमियम आउटस्टैंडिंग। और ये करंट लाइबिलिटी की शेड्यूल बनाए हमने, प्रोविजन की शेड्यूल बनाए। तो करंट लाइबिलिटी में आप देख सकते हो ड्यू टू अदर इंश्योरेंस, मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी को किसी और इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना बाकी है तो हमारे लिए लाइबिलिटी है वो। क्लेम आउटस्टैंडिंग मतलब ये पैसा भी क्लेम है, लोगों का क्लेम है जो हमने अभी तक दिया नहीं है, ये भी लाइबिलिटी है। कुल मिला के इस क्वेश्चन में आपको यदि कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछेंगे, ठीक है नहीं? तो चलिए, इसमें मुझे एक ही क्वेश्चन सॉल्व कराना था ये वाले, इसमें हम अगले लेक्चर में अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।